इस साइंस फिक्शन और स्पेस एक्सप्लोरेशन कहानी की शुरुआत होती है ल्यूक नाम के एक एस्ट्रोनॉट को दिखाते हुए। ल्यूक को तो अगले दिन ही मंगल ग्रह पर जाने वाले एक मिशन की तरफ निकलना था। ल्यूक के साथ उस टीम के अंदर कई सारे मेंबर्स होते हैं जो उसका साथ देने वाले थे। वो सभी एस्ट्रोनॉट्स होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। उन सारे क्रू मेंबर्स ने एक साथ कई सारे डिफिकल्ट मिशन कंप्लीट किए थे और वो सभी कामना कर रहे थे कि ये क्रिटिकल मिशन भी जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन उन सभी में से जेम्स नाम की एक एस्ट्रोनॉट की वाइफ बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाती है। जेम्स ने अपनी वाइफ का इलाज बहुत अच्छे तरीके से कराया, पर ये उसका बैड लक था। जेम्स की वाइफ की वहीं पर मृत्यु हो गई थी। इस पूरी चीजों की वजह से जेम्स का दिमागी संतुलन पहले जैसा नहीं रहा और इसीलिए जेम्स मार्स मिशन में जाने की मेडिकल टेस्ट में फेल हो चुका होता है। इस तरीके से वो किसी भी एस्ट्रोनॉट को नहीं भेज सकते थे जिसका दिमागी संतुलन सही नहीं है। तो डिसीजन यही लिया गया कि जेम्स ये मिशन में कंटिन्यू नहीं करेगा। बाकी सारे एस्ट्रोनॉट्स अपने कैप्टन ल्यूक के साथ निकल पड़ते हैं अपने मिशन के लिए, क्योंकि वो इस तरीके से वेट नहीं कर सकते थे। अब यहाँ कैप्टन ल्यूक के लीडरशिप में वो सभी पहुंच चुके होते हैं आधे से ज्यादा रास्ते पर। वो सभी अपने स्पेसशिप में बैठकर सामने की तरफ मंगल ग्रह के ऑर्बिट को देख रहे थे। दरअसल इस पूरे मिशन का गोल ये था कि मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों को कुछ अजीब से स्ट्रक्चर्स दिखे हैं। ये स्ट्रक्चर्स आखिर कहां से आए और क्या हैं, यही पता करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया था। अब जब उनकी स्पेसशिप ऑर्बिट के अंदर पहुंचती है तो उन्हें व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर सच में दिखाई दे रहे थे। ल्यूक के पूछने पर तो कई क्रू मेंबर्स ये बोल रहे होते हैं कि वो बर्फ हो सकती है, लेकिन मंगल ग्रह का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहां पर बर्फ होना एकदम इम्पॉसिबल है। वहां का टेम्परेचर एकदम डिफरेंट था। ल्यूक की पूरी टीम जो भी डिटेल्स मिल रहे थे उन्हें अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ भेजते रहते हैं। जेम्स तो अपनी वाइफ की मौत के बाद भी काम कर रहा होता है और अपना कंट्रीब्यूशन देता है। वो तो उसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद था और सारे प्लान्स को डिस्कस करने में उनकी मदद कर रहा था। ल्यूक और बाकी क्रू मेंबर्स तो यहाँ पर जेम्स को बर्थडे विश करते हैं क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। जेम्स को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो एक समय पर बहुत अकेला फील कर रहा था। एटलीस्ट उसके क्रू मेंबर्स उसके साथ हैं और उसे एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। इस बात से जेम्स को एक अलग ही उत्साह होने लगा था और उसके मन से अकेलापन हमेशा के लिए चला गया। अब यहाँ ल्यूक और उसके क्रू मेंबर्स धीरे धीरे लैंड हो जाते हैं मंगल ग्रह की जमीन पर। उन्हें तो उस स्ट्रक्चर के सैंपल्स इकट्ठा करने थे और एक्चुअल में अंदाजा लगाना था कि ये क्या है। ल्यूक और उसके क्रू मेंबर्स बिना टाइम वेस्ट किए उस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने लगे थे। सबसे पहले ल्यूक की टीम ने कुछ सिग्नल्स भेजकर देखे। उन्हें लग रहा था कि ये कोई एलियन आर्टिफैक्ट होगा जो हमसे बात करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने तो स्ट्रक्चर की तरफ सिग्नल्स भी सेंड कर दिए थे, लेकिन अचानक उनका वो डिवाइस ही खराब होने लग जाता है और अब अगले ही मोमेंट में सारे क्रू मेंबर्स ने नोटिस किया कि अजीब तरीके के तूफान आने लगे हैं। स्ट्रक्चर के पास मौजूद सारे धूल और पत्थर हवा में उड़ने लगे थे जैसे कि कोई जादू कर रहा हो, क्योंकि इस तरीके से कभी भी तूफान और टॉर्नेडोज नहीं आते थे। ये तूफान तो धीरे धीरे किसी पहाड़ जितना बड़ा हो गया था। सारे एस्ट्रोनॉट्स इस बारे में कुछ समझ पाते इससे पहले तूफान के अंदर से सांप जैसा बड़ा सा टॉर्नेडो निकलता है। ये बड़ा सा टॉर्नेडो जब एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर देख रहा था तो उन्हें अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है। टेरी नाम की एक एस्ट्रोनॉट के हेलमेट में तो पत्थर ही घुस गया था, जिससे टेरी की बहुत बुरी तरीके से मृत्यु हो जाती है। ल्यूक तो दूसरी तरफ टेरी को बचाने के लिए चला जाता है। वहीं हमें बाकी दो एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया गया जो धीरे धीरे उसी टॉर्नेडो के अंदर खींचे चले जा रहे थे। एक एस्ट्रोनॉट तो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था पर वो कुछ नहीं कर पाता। वो उस बड़े से सांप वाले टॉर्नेडो के अंदर चला गया। दूसरा एस्ट्रोनॉट भी उनके बीच में फंस जाता है और उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इतने लोगों की जान लेने के बाद वो टॉर्नेडो एकदम से शांत हो जाता है और जो वो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था वो रियल में सामने आता है। हमें पता चला कि ये स्ट्रक्चर तो किसी एलियन और उसकी एडवांस सिविलाइजेशन का है जो पता नहीं कैसे मंगल ग्रह की जमीन पर आ चुका है। उस तूफान के अंदर ल्यूक का भी कुछ नामो निशान नहीं मिल रहा था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाले तो अपने एस्ट्रोनॉट से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि मंगल ग्रह की जमीन पर तूफान आया है और सारे क्रू मेंबर्स उसके अंदर ही फंस चुके हैं, जिससे वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। जेम्स और उसके सभी साथी इस बात से बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें तो यही डर लग रहा था कि उस तूफान में कहीं सारे एस्ट्रोनॉट्स मारे तो नहीं गए। जब तक उन्हें अपने एस्ट्रोनॉट से कंफर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक वो ट्राई करते रहेंगे उनसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये खबर सुनकर पूरी तरीके से
शांति हो गई थी और सबके चेहरे एकदम मायूस लग रहे थे। फिर भी वो सभी लगातार कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सभी उदास लग रहे थे, लेकिन जब वो अपना एक दूसरा सैटेलाइट कनेक्ट करते हैं तो उन्हें ल्यूक का एक मैसेज मिलता है। उस मैसेज को प्ले करने पर ल्यूक काफी घायल महसूस कर रहा था और बताता है कि एक तूफान ने सारी क्रू मेंबर्स को खत्म कर दिया और उसी तूफान की वजह से वो काफी घायल हो चुका है। ल्यूक इसके आगे उस अननोन एलियन आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ बता पाता, इससे पहले वो कनेक्शन ही टूट जाता है। अब यहाँ बाकी लोगों को ये तो पता था कि उनके क्रू मेंबर्स मर चुके हैं, सिर्फ ल्यूक ही बचा हुआ है। तो जेम्स और बाकी दोस्त अपने लीडर यानी कि रे से कहने लगे कि हमें एक रेस्क्यू मिशन करना चाहिए जिससे कि हम ल्यूक को बचा सकें। लेकिन उनका लीडर रे इसकी परमिशन नहीं देता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ल्यूक अभी भी जिंदा होगा कि नहीं। और तो और मंगल ग्रह पर एक रेस्क्यू मिशन भेजने के लिए 6 महीनों का समय लगने वाला था। इस 6 महीनों में ल्यूक का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। उसके पास तो रिसोर्सेज की भी कमी हो चुकी होगी। लेकिन जेम्स और उसके सभी साथी जो ल्यूक के सबसे अच्छे दोस्त थे, वो इस तरीके से हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। उन्होंने रे को बहुत अच्छी तरीके से समझाया और पूरे प्लान की एनालिसिस की। पूरे क्रू मेंबर्स के रिक्वेस्ट आने के बाद रे इस मिशन के लिए राजी हो जाता है। तुरंत ही इस मिशन को बढ़ाने की सारी तैयारियां करने लगे। कुछ महीनों के बाद हमें पता चला कि जेम्स, रे और सारी क्रू मेंबर्स जो कि ल्यूक के दोस्त हुआ करते थे, वो निकल पड़े होते हैं रेस्क्यू मिशन के लिए। उन्हें बिना गड़बड़ी किए जल्द से जल्द मिशन तक पहुंचना होगा और ल्यूक को रेस्क्यू करना होगा। हमें स्पेसशिप के अंदर जेम्स और फिल दिखाए जाते हैं, जो कि कुछ अजीब तरीके का डीएनए बनाकर गेम खेल रहे थे। फिल की पृथ्वी पर अभी अभी एक गर्लफ्रेंड बनी होती है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए बेताब था। लेकिन जेम्स जिसकी वाइफ मर चुकी थी, उसे इससे जेलसी होती है। जेम्स तो फिल को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता। अब यहाँ कई महीनों की ट्रेवलिंग के बाद उनकी स्पेसशिप आखिरकार मंगल ग्रह के क्लोज पहुंचने वाली होती है। रे सारी क्रू मेंबर्स को एक सिमुलेशन स्टार्ट करने के लिए कहता है कि ये पता करने के लिए कि कंडीशन ठीक है कि नहीं मंगल ग्रह पर लैंड करने के लिए। अब उनकी स्पेसशिप जैसे ही ऑर्बिट की तरफ बढ़ती है, छोटे छोटे एस्टेरॉइड उनके पास आने लगे थे। ये एस्टेरॉइड इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि स्पेसशिप को तोड़कर अंदर घुस जा रहे थे। इनका साइज स्मॉल था, इसीलिए किसी बुलेट जैसा बिहेव करते हैं। एक छोटा एस्टेरॉइड तो काफी ज्यादा स्पीड से अंदर घुसते हुए फिल के हाथ में छेद कर देता है। फिल को इससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और पूरा खून बाहर निकलने लगा। अब सभी ने नोटिस किया कि उस एस्टेरॉइड की वजह से अब स्पेसशिप में छेद हो चुका है, तो सारा ऑक्सीजन बाहर निकल रहा था। स्पेसशिप जल्द से जल्द डीप्रेशराइज होने लगती है और अगर इस तरीके से चलता रहा तो स्पेसशिप के अंदर से सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। उन्हें जल्द से जल्द वो छेद ढूंढ कर बंद करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिल तो बहुत ज्यादा दर्द में होता है, इसीलिए वुडी और टेरा उस छेद को देखकर बंद करने में लग गए। जेम्स और रे तो स्पेसशिप के पाथ को ही ठीक कर रहे थे, क्योंकि ये ऑर्बिट में फिट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ऑर्बिट से दूर मंगल ग्रह के आगे निकल जाएंगे। फिल का जो ब्लड होता है वो उसी छेद की तरफ जाने लगा, जिससे वुडी को पता चल गया कि यहाँ पर एक छेद है। वो तुरंत ही अंदर की तरफ से उस छेद को भर देता है। लेकिन एक और छेद हुआ था जो बाहर की तरफ से होता है और उसे बंद करना सबसे मुश्किल था। वुडी अब इस पूरी चीजों का जिम्मा खुद पर उठाता है और बाहर की तरफ चला जाता है उस छेद को बंद करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो छेद उसे अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा था। वुडी ने तो टेरा से भी मदद मांगी कि हमें उस छेद को रीलोकेट करके दो। फिल ने तो स्पेसशिप की पावर कम यूज हो इसके लिए उसे हार्ड रिबूट कर दिया था, पर यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम होती जा रही थी और 40% पर रुक जाती है। जेम्स और टेरा बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तभी जेम्स टेरा की तरफ एक ड्रिंक फेंकता है और उसे ऊपर की तरफ खोलने के लिए कहता है। जैसे ही टेरा ने वो ड्रिंक ओपन की तो वो सारा ड्रिंक उसी छेद के पास जाने लगा, जिससे कि वुडी बाहर निकलकर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ वुडी को मदद मिल जाती है, क्योंकि वो ड्रिंक बाहर निकलकर बर्फ बन गया था। वो तुरंत ही उस छेद पर जाकर उसे भर देता है, जिससे कि ऑक्सीजन निकलना कंट्रोल हो जाती है। वुडी ने देखा कि वो सभी मार्स के ऑर्बिट में पहुंच चुके हैं और अब उन्हें लैंडिंग करनी होगी। जल्द से जल्द वुडी अंदर चला गया और अपनी क्रू मेंबर्स को सारी चीजों के बारे में बताया। लेकिन हमें पता चलता है कि स्पेसशिप का जो फ्यूल पाइप था वहां पर भी डैमेज हुआ है। इस बारे में तो उनमें से किसी को नहीं आइडिया था और अब वो सभी स्टार्ट कर देते हैं स्पेसशिप की मदद से मंगल ग्रह के ऑर्बिट से निकलकर वहां लैंडिंग करना। जैसे ही वुडी ने पूरा प्रोसेस चालू किया तो फ्यूल पाइप में से सारा फ्यूल निकलने लग गया होता है। फ्यूल तो एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से पत्थर का बन जा रहा था और आसपास ही घूम रहा होता है। जैसे ही स्पेसशिप का इंजन इग्नाइट हुआ तो उसके सामने वही फ्यूल्स आ गए और वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके के अंदर तो स्पेसशिप का इंजन ही टूट कर निकल गया था। यानी एक तरीके से देखा जाए तो वो सभी अब
अपनी स्पेसशिप को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वो इसी तरीके से घूमते रहेंगे तो ऑर्बिट क्रॉस करके मंगल ग्रह की जमीन पर क्रैश लैंड करेंगे। अगर ये हुआ तो उनमें से किसी के भी बचने के चांसेस बहुत कम है। सभी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाए। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक टफ डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अब वुडी यहाँ पर अपने साथियों को एक अच्छी खबर देता है कि कई साल पहले नासा ने मंगल ग्रह की ऑर्बिट में एक रिकवरी मिशन भेजा था। ये रिकवरी स्पेसशिप अब उनके कोई काम की नहीं, लेकिन ये फुल्ली फंक्शनल है। यानी कि वुडी और सभी लोग इस रिकवरी स्पेसशिप का यूज करके मंगल ग्रह की जमीन पर लैंड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि वो रिकवरी स्पेसक्राफ्ट उनसे काफी दूर होता है। उनके करंट स्पेसशिप में इतनी ज्यादा फ्यूल बची नहीं है जिससे कि वो वहां पर ट्रेवल करके जा सके। लेकिन इस तरीके से बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला था। तो वुडी यहाँ पर अपनी वाइफ और बाकी दोनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ एक दूसरे को जोड़ लेता है। वुडी ने खुद डिसाइड किया कि वो उस दूसरे स्पेसक्राफ्ट की तरफ एक स्लिंग शॉट लेकर जाएगा और वहां पर हुक लगा देगा। सभी लोग इसके लिए मना कर रहे होते हैं, लेकिन वुडी मान गया था और वो चल भी पड़ता है दूसरे रिकवरी स्पेसक्राफ्ट की तरफ। रास्ते में वुडी एकदम स्लो जा रहा था, लेकिन उसकी स्पीड अचानक से बढ़ गई। अब इसी स्पीड के चलते वो उस रिकवरी स्पेसक्राफ्ट पर पहुंचकर हुक तो लगा देता है, लेकिन खुद को स्टॉप नहीं कर पाता। वुडी तो अब उस स्पेसक्राफ्ट से टकराते हुए आगे निकल गया। वुडी की वाइफ टेरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और यहाँ जेम्स और रे को साथ में लेकर उसी हुक लगे हुए स्पेसक्राफ्ट की तरफ पहुंचती है। पर अब टेरा किसी भी हालत में अपने हस्बैंड वुडी को बचाना चाहती थी। वो उन दोनों को छोड़कर अब चल पड़ी अपने हस्बैंड की तरफ, लेकिन वुडी टेरा को मना करता है क्योंकि उसके सूट में अब कम ऑक्सीजन बची है। टेरा तो मान ही नहीं रही थी और वो एक हुक वुडी की तरफ फेंकती है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि उस हुक की लंबाई इतनी ज्यादा नहीं थी जिससे कि वुडी पकड़ ले। वुडी यहाँ पर जान चुका था कि जब तक वो यहाँ पर रहेगा उसकी वाइफ उसे छोड़कर नहीं जाएगी। टेरा के पास कोई रास्ता भी नहीं होता, लेकिन वो फिर भी वुडी के पास आती है। इसीलिए अब यहाँ वुडी ने एक टफ डिसीजन लिया अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए। वुडी ने अपना हेलमेट ही निकाल दिया होता है, जिससे वो पूरी तरीके से स्पेस में एक्सपोज हो गया। वुडी की पूरी बॉडी बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी चंद सेकंड्स में मृत्यु हो गई। टेरा ने तो अपने हस्बैंड की इतनी बुरी मौत अपनी आंखों से देखी होती है। यहाँ टेरा के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उसे वापस लौटना पड़ा साथियों के पास। अब यहाँ पर सिर्फ जेम्स, रे और टेरा ही बचे हुए थे, जो कि उस रिकवरी स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठकर ऑर्बिट से ट्रेवल करते हुए मंगल ग्रह पर लैंड हो जाते हैं। तीनों उस बेस कैंप तक पहुंच गए थे जो नासा द्वारा बनाया गया होता है। टेरा तो अब ल्यूक द्वारा लाए गए स्पेसशिप को ठीक करने लग जाती है, क्योंकि यही एकमात्र उनका साधन था जिससे वो वापस लौट सकते थे। वहीं जेम्स और रे जब उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाते हैं तो पता चला कि यहाँ तो ऑक्सीजन भारी मात्रा में है और तो और जो ग्रीन हाउस बनाया गया था रिसोर्सेज के लिए वो भी फुल्ली फंक्शनिंग है। जैसे ही वो सब धीरे धीरे अंदर और एक्सप्लोर करते गए तो उनके पीछे कोई काला सा आदमी होता है। ये कोई और नहीं बल्कि ल्यूक था, जो इनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। ल्यूक को तो 1% भी होप नहीं थी कि ये सभी उसके रेस्क्यू मिशन के लिए यहाँ तक आ जाएंगे। जेम्स और रे अब ल्यूक को पकड़कर सारी बातें समझाते हैं। ल्यूक को जब पता चला कि उसे बचाने के लिए आते समय वुडी ने अपनी जान दे दी, इस बात से ल्यूक और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब ल्यूक ने जितनी रिसर्च की थी वो उन सारे एस्ट्रोनॉट्स को दिखा रहा था कि मंगल ग्रह पर क्या मौजूद है। ल्यूक ने उस बड़े से एलियन आर्टिफैक्ट के स्ट्रक्चर को दिखाया। ल्यूक कहने लगा कि यहाँ से बहुत अजीब तरीके के सिग्नल्स आ रहे हैं और ये सिग्नल्स 3D फॉर्मेट में हैं, यानी इन सिग्नल्स के X, Y एंड Z एक्सेस हैं। ल्यूक ने इतने समय इन सारे सिग्नल्स को समझने की कोशिश की। उसने जब स्ट्रक्चर से निकलने वाले सिग्नल्स को कंबाइन करके एक फॉर्मेट देने की कोशिश की तो ये किसी इंसानी डीएनए जैसा बन जा रहा था, लेकिन इस डीएनए के एक क्रोमोसोम गायब होते हैं। अब यहाँ जेम्स और रे को देखने से तो यही लग रहा था कि ये डीएनए तो इंसानों का है, लेकिन टेरा जानती थी कि एक क्रोमोसोम्स के चेंज होने से इसमें कितना डिफरेंस आ सकता था। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम चिंपैंजी और इंसान के डीएनए ऑलमोस्ट सेम है और उनके अंदर तो सिर्फ 5% का डिफरेंस होने से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम चिंपैंजी से कितने आगे हैं। और यहाँ पर तो पूरा एक क्रोमोसोम ही गायब है, यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एलियंस हम इंसानों जैसे नहीं है। या तो हमसे टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा एडवांस हो सकते हैं या फिर हम इंसानों से लोअर वर्जन पर आते हैं। इस बात का पता उन्हें जल्द से जल्द लगाकर वापस पृथ्वी की तरफ निकलना था। लेकिन अब यहाँ उन्हें डीएनए स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते हुए जेम्स को एक बात याद आती है। वो जब रास्ते में फिल के साथ एक गेम खेल रहा था जिसमें उसने डीएनए स्ट्रक्चर को अलग कर दिया होता है, तब जाकर जेम्स को समझा कि ये सिग्नल जो स्ट्रक्चर की तरफ से आ रहे हैं, इसका जो मिसिंग क्रोमोसोम है वो हमें ढूंढकर वापस ट्रांसमिट करना है। ल्यूक ने बताया कि शुरुआत में हमारी टीम जब सिग्नल भेज रही थी और इसी वजह से जब ये सिग्नल उन एलियन सिविलाइजेशन वालों को मिला तो वो समझने लगी कि उनके ऊपर हमला होने वाला है और इसी वजह से उन्होंने पलटवार कर दिया ल्यूक
ल्यूक की टीम पर। लेकिन अब सारी चीजें समझ में आ जाने पर उन्हें वो आखिरी क्रोमोसोम ढूंढना होगा और वापस ट्रांसमिट करना होगा। सभी एस्ट्रोनॉट्स अपना दिमाग लगाते हैं और उस क्रोमोसोम को ढूंढ भी निकालते हैं। उनके पास वैसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी और अब उसी की मदद से एक सिग्नल क्रिएट करके उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्ट्रक्चर की तरफ ट्रांसमिट करेंगे। एक छोटे से रोवर को वो स्ट्रक्चर के पास लेके जाने लगे और अब तुरंत ही ट्रांसमिट करने लगे होते हैं वो सारे सिग्नल। थोड़ी देर के अंदर ही वो सिग्नल शायद स्ट्रक्चर तक पहुंच चुका था और अचानक से स्ट्रक्चर में से एक बहुत ही रोशनी निकलती है। वहां पर एक छोटा सा गेट बन गया था जिससे कि दूसरी तरफ जाने का रास्ता होता है। उसके अंदर कौन सी चीज है किसी को नहीं पता, इसीलिए अब जेम्स, ल्यूक और टेरा डिसाइड करते हैं कि वो वहां पर जाकर देखेंगे। बाकी उनके बेस पर रे मौजूद होगा और उनसे कनेक्शन बनाए रखेगा। तीनों एस्ट्रोनॉट धीरे धीरे उस स्ट्रक्चर में बने हुए डोर के अंदर जाने लगे होते हैं जिसमें से बहुत सारी रोशनी निकल रही थी। अंदर पहुंचते ही अचानक वो दरवाजा भी बंद हो गया। तीनों एक समय पर बहुत ज्यादा घबराने लगे, लेकिन थोड़ी देर में पता चलता है कि उस पूरी जगह पर ऑक्सीजन भारी मात्रा में है, इसीलिए अब उन तीनों ने अपना हेलमेट निकाल लिया था। जेम्स, ल्यूक और टेरा बिल्कुल नहीं समझ पाती कि ऐसी जगह पर इंसानों जैसा एनवायरनमेंट कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अब आगे बढ़ने पर सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा ब्लैक स्क्रीन मौजूद था। उस ब्लैक स्क्रीन के अंदर तो 3D मॉडल दिखाए जा रहे होते हैं हमारे सोलर सिस्टम के। तीनों एकदम चौंक कर उस पूरे नजारे को देख रहे होते हैं। वहां पर शो किया जा रहा था कि मंगल ग्रह कई 100 साल पहले एकदम हैबिटेबल होता है। वहां पर एलियंस की अलग अलग सिविलाइजेशन आराम से रहा करती थी। लेकिन एक दिन मंगल ग्रह पर बहुत ही बड़ा एस्टेरॉइड टकराया। एस्टेरॉइड ने तो मंगल ग्रह पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिए थे। मंगल ग्रह पर कोई भी जगह रहने लायक नहीं रह गई थी। सारे रिसोर्सेस और वहां के एलियंस मरते जा रहे थे। इसीलिए अब एक अच्छा मौका देकर सारी एलियन सिविलाइजेशन मंगल ग्रह से दूर जाने लगी किसी और प्लैनेट को ढूंढने के लिए। जेम्स, टेरा और ल्यूक शॉक तब हो जाते हैं जब उनके सामने एक बहुत ही अजीब तरीके का एलियन दिखाई दिया। वो एलियन उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, वो उन्हें एक सच्चाई बता रहा था जिसके बारे में इंसानों को पता होना चाहिए। वो एलियन उनकी तरह बोल तो नहीं सकता था, लेकिन उसकी दिमागी शक्ति बहुत ज्यादा होती है। वो तो उन्हें शो करता है कि इसके आगे क्या हुआ। जब सारी एलियन सिविलाइजेशन पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी दूसरे प्लैनेट की खोज करने के लिए, तो उनमें से एक स्पेसशिप पृथ्वी पर चली आती है और उसी एक एलियन सिविलाइजेशन की वजह से और भी ज्यादा डीएनए स्ट्रक्चर्स बनने लगे, जिससे कई सारे छोटे छोटे जीव जंतु पैदा होने लगे होते हैं। उन्हीं जीव जंतुओं के डीएनए स्ट्रक्चर में चेंजेस होने के कारण वो दूसरे एनिमल में कन्वर्ट हो गए। यानी बताया जा रहा था कि कई हजार साल पहले जो डायनासोर्स मौजूद थे वो इन्हीं एलियंस के अपग्रेडेशन होते हैं। धीरे धीरे उनसे होमो सेपियंस का जन्म हुआ और उससे हम आज जाकर इंसान बन चुके हैं। अब यहाँ पृथ्वी का वातावरण मंगल ग्रह से अलग था, तो उस जगह के जीव जंतु और इंसान वहीं के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना रूप धारण करने लगे। भले ही प्रेजेंट टाइम पर इंसान उन एलियन से अलग दिखते हैं, लेकिन उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ये बात पता चल चुकी थी कि यही एलियंस हमारे पूर्वज हैं। यानी इनसे ही पृथ्वी पर जीव जंतुओं की शुरुआत हुई और आज पूरी तरीके से पृथ्वी हैबिटेबल है। ये जो उनके सामने एलियन है ये वही था जिसने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। तब से ये मंगल ग्रह पर मौजूद है और उन इंसानों का वेट कर रहा है जब वो एकदम बुद्धिमान और पूरी तरीके से डेवलप होकर वापस मंगल ग्रह की तरफ आएंगे। वो एलियन तो मंगल ग्रह पर रहकर एक ऐसे पजल को सुलझाना चाहता था जिसे कि वो नहीं बल्कि इंसान सॉल्व कर सके, और आज जाकर इंसानों ने ये प्रूव कर दिया है कि वो उनके बराबर हो चुके हैं। वो एलियन तो अब तीनों एस्ट्रोनॉट्स का हाथ पकड़कर रियलाइज कराता है कि तुम सभी को ही आगे लेकर जाना है सिविलाइजेशन को। एलियन का काम पूरा हो चुका था तो उसे वापस लौटना पड़ेगा किसी और प्लैनेट पर जहां सारे एलियंस मौजूद हैं। लेकिन उस एलियन ने उन तीनों में से किसी एक को अपने साथ ले जाने का वादा किया। जेम्स इस बात के लिए राजी हो जाता है क्योंकि वहां पृथ्वी पर उसकी वाइफ के जाने के बाद कोई नहीं है। तो अब जेम्स अपने बाकी दोनों साथियों से हाथ मिलाता है और सीधा चले जाता है एलियंस के साथ। एलियंस ने जेम्स को एक ट्यूब में बंद कर दिया था जो अब सीधा टेलीपोर्ट होने लगा उस दूसरे प्लैनेट की तरफ। यानी वो बड़ा सा स्ट्रक्चर एलियंस की एक काफी एडवांस स्पेसशिप होती है। वहीं अब ल्यूक और टेरा अपने साथी के साथ आ जाते हैं स्पेसशिप के अंदर और तुरंत ही लॉन्च करके निकल पड़ते हैं ऑर्बिट में, जिससे कि वो ये पूरी इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक पहुंचकर सारी चीजें प्रोवाइड कर सकें। वहीं दूसरी तरफ जेम्स की जर्नी चालू हो गई थी उस एडवांस एलियन सिविलाइजेशन के साथ। इन फ्यूचर हो सकता है कि जेम्स बहुत ही एडवांस होकर वापस पृथ्वी पर आए, लेकिन फिलहाल कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।